हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम रेन ऑन द रूफ। एंड आप सभी को पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली नेम ऑफ पोएट ज़रूर पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको याद कर लेना है, दिस पोएम रेन ऑन द रूफ हैज़ बीन रिटन बाय कॉट स्किनी। ओके, सो लर्न द स्पेलिंग एंड द नेम ऑफ पोएट. Now, one by one, I'll be reading question for you. Question in the sense, the extract from the poem. Then I'll be reading out the questions for you. Then we will be solving the answers. We will be seeing the answers. So, reference to context question. कैसे आते हैं एग्ज़ाम में? 4 क्वेश्चन होंगे, एक स्टैंजा दिया हुआ होगा आपको, और वो 4 क्वेश्चन उस स्टैंजा में से आपका सॉल्व हो जाएंगे. ओके, सो क्वेश्चन कैसे आता है? रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. और आपको ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर 1 वर्ड में या एक सेंटेंस में, नॉट मोर देन दैट, आपको आंसर अपना लिखना होता है. ओके, आपको क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसको पढ़ना है और आंसर लिखने हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद. ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा मैं आपके लिए रीड आउट कर रही हूँ. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. ओके, सो क्वेश्चन बनता है कि why have all the stars become invisible. तो आंसर होगा all the stars have become invisible because they have been covered by clouds. तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जब भी बारिश होने वाली होती है, रेनफॉल होता है, उससे पहले ब्लैक क्लाउड्स हो जाते हैं, और अगर स्टारी स्काई है तो सडनली स्टार्स क्या होते हैं? इनविजिबल हो जाते हैं. तो यहाँ पर भी इस पोएम में भी यही केस है कि एकदम से स्टार्स कहाँ इनविजिबल हो जाते हैं, क्यों इनविजिबल हो जाते हैं? तो आंसर होगा बिकॉज दे हैव बीन कवर्ड बाय क्लाउड्स. नाउ लेट्स कम टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट डू द ह्यूमिड शैडोज स्टैंड फॉर? अगर यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा है कि ह्यूमिड शैडोज, तो इस ह्यूमिड शैडोज का क्या मतलब है इस स्टैंजा में? तो आपको बताना है कि द ह्यूमिड शैडोज स्टैंड फॉर रेन. यहाँ पर बारिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ह्यूमिड शैडोज. व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएट? एंड पोएम में से अपन को, इस स्टैंजा में से हमको समझ में आ रहा है कि एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. अब फ्रेंड्स, लिखा तो इसमें क्लाउड्स और रेन के बारे में है, बट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज लाइन्स व्हाट काइंड ऑफ मूड इज देयर ऑफ पोएट. तो वी कैन राइट द पोएट इज इन द मूड ऑफ melancholy और सैड. melancholy means sadness, so poet is feeling sadness. Which poetic device is used in the third line? अब थर्ड लाइन पर सीधे सीधे हमको जाना है, एंड द melancholy darkness. अब इस स्टैंजा की थर्ड लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है? तो हमको केवल थर्ड लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है. बच्चे क्या करते हैं कि पूरे स्टैंजा को देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा, इस स्टैंजा में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है. तो ऐसा हमको नहीं करना. वी विल गो बाय थर्ड लाइन ओनली. तो थर्ड लाइन में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, और लाइन कौन सी है? एंड द melancholy darkness. अब melancholy तो कोई वर्ड यहाँ पर क्या है? ये तो एक्सप्रेशन है, तो वी विल गो फॉर डार्कनेस. तो डार्कनेस इज ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स. और आपको पता ही होगा, पर्सोनिफिकेशन होता है जब कोई नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमनली एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, एज इफ वो भी कोई इंसान है. तो यहाँ पर डार्कनेस को हमने कैसे ट्रीट करा है? एज अ ह्यूमन बीइंग. जो पोएट हैं वो बताते हैं कि डार्कनेस भी क्या है? एक पर्सन है. तो in this line there is a use of personification. Now second stanza. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. Now questions are,
व्हाट कॉजेज एन इको इन द हार्ट, तो पोएट के हार्ट में किस चीज़ का इको हो रहा है और ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आंसर है द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन पेबल्स। पेबल्स होते हैं फ्रेंड्स स्मॉल स्टोन्स, और जो राउंड स्टोन्स होते हैं ड्यू टू द स्ट्रोक्स ऑफ रेन। तो जैसे जैसे बारिश हो रही है पत्थरों पर पड़ रही है, वो पेबल्स पर पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, इट इज़ क्रिएटिंग और इट इज़ कॉजिंग ईको इन द हार्ट ऑफ पोइट। what happens to the mind of a busy being, and what is happening, a lot of fantasies or memories come to be mind of a busy being, all the people who are so busy, and what is happening with their mind or on their mind, that a lot of fantasies or memories are coming to their mind. what causes a tinkling sound, and ये जो टिंकलिंग साउंड है उसका क्या रीज़न है। द रेन ड्रॉप्स फॉलन ऑन द रूफ कॉज अ टिंकलिंग साउंड, और जैसे जैसे रूफ पर रेन ड्रॉप्स पड़ रही हैं तो इट इज़ कॉजिंग अ टिंकलिंग साउंड। एंड फ्रेंड्स, आप लोग अगर ये स्टैंजा रीड आउट करेंगे तो सीधे सीधे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मीन्स ऑन द रूफ, हैज़ एन इको इन द हार्ट। तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टैंजा में से आपको आंसर नहीं मिलेंगे, अगर आप स्टैंजा को अच्छे से रीड आउट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। व्हाट डज एन इको इन हार्ट लीड टू, और जो इको इन द हार्ट है, पोएट के हार्ट में जो इको साउंड हो रही है वो किस चीज़ को लीड करे, किस चीज़ को बता रही है। इट लीड्स टू ड्रीमी इमेजिनेशंस, और जो इको उसके हार्ट में हो रही है वो किस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, कि पोएट क्या कर रहा है, ही इज़ इन ड्रीमी इमेजिनेशंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंजा नंबर 3, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Okay, so now questions are, what comes to the mind of the poet। अब क्वेश्चन है कि पोएट के माइंड में क्या आ रहा है। द 1,000 इंसिडेंट्स ऑफ हिज पास्ट कम्स टू हिज माइंड, उसके मन में बहुत सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं जो कि पास्ट में उसकी लाइफ में हुए हैं। विच पीरियड इज़ द पोएट रेफरिंग टू, इसका आप आंसर लिख सकते हैं, द पोएट इज़ रेफरिंग टू हिज चाइल्डहुड। कोई भी इंसान होता है जब वो रिकलेक्ट करता है, जब वो रिमेंबर करता है, याद करता है, तो वो अपनी पास्ट मेमोरीज़ को करता है। तो यहाँ पर पोएट के साथ क्या हो रहा है, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साउंड इज़ हर्ड ऑन द रूफ, एंड द आंसर विल बी द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स इज़ हर्ड ऑन द रूफ। तो इतना तो हमको अब स्टैंजाज करते करते हमें समझ में आ गया है, एज वी हैव द टाइटल ऑफ पोएम रेन ऑन द रूफ। तो क्या किस चीज़ की साउंड उसको बार बार आ रही है, ऑफ द रेन ड्रॉप्स इज़ हर्ड ऑन द रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ वूफ, और क्या चीज़ वूफ में कन्वर्ट हो जाती है। वूफ होती है देयर इज़ अ साउंड ऑफ बार्किंग, तो थॉट्स और मेमोरीज ऑफ द पास्ट गेट कन्वर्टेड इनटू अ वूफ। तो यहाँ पर जो उसके थॉट्स हैं, जो मेमोरीज हैं पास्ट के, वो क्या हो रहे हैं, दे आर बार्किंग और दे आर कमिंग अगेन एंड अगेन इन हिज माइंड ड्यू टू द रेन ड्रॉप्स फॉलन ऑन द रूफ। नाउ लास्ट स्टैंजा हम लोग करने वाले हैं अब, वो है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Okay, so the questions are, what does the poet describe in this stanza। अब हमको बताना है एज अ होल इस स्टैंजा का मतलब क्या है, इसमें पोएट ने क्या बताया है। इन दिस स्टैंजा पोएट डिस्क्राइब्स हिज फर्स्ट मेमोरी। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में वो कुछ कुछ चीज़ें याद कर रहा है, अपने चाइल्डहुड के बारे में याद कर रहा है, अपनी मदर के बारे में याद कर रहा है। तो इस पूरे स्टैंजा में हम देखेंगे कि वो कैसे अपने जो फर्स्ट मेमोरीज हैं रिलेटेड विद रेन वो डिस्क्राइब कर रहा है और वो एक्सप्लेन कर रहा है। हु कम्स इन पोएट्स मेमोरी, तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट लाइन दैट द पोएट्स मदर कम्स इन हिज मेमोरी। तो जैसे ही वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में याद कर रहा है तो सबसे पहले वो अपनी
मदर के बारे में याद कर रहा है। वॉट डज ही रिमेंबर अबाउट हिज मदर। नाउ अब आपको बताना है कि वो मदर के बारे में तो याद कर रहा है, पर मदर के लिए क्या सोच रहा है, कि क्या मेमोरीज उसकी उसके मदर से रिलेटेड हैं। ही रिमेंबर्स हाउ हिज मदर यूज टू लुक डाउन अपॉन हिम। और वो याद करता है कि कैसे उसकी मदर जो थी वो उसे हमेशा देखती रहती थी जब भी ऐसा कुछ होता था, बारिश आती थी या कुछ भी होता था। वाई डिड हिज मदर ऑफन लुक डाउन अपॉन हिम। अब इसका रीज़न आपको बताना है कि क्यों उसकी मदर उसे देखती रहती थी। बिकॉज हिज मदर यूज टू लुक डाउन अपॉन हिम एज ही वॉज स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग बाय लेट मॉर्निंग। और फिर उसका जो फेस है, पोएट का जो फेस है, उसकी मदर अगली मॉर्निंग पर ही देख पाएंगी, इसलिए वो उसे क्या करती रहती थी, स्टेयर करती रहती थी, उसे देखती रहती थी, क्योंकि वो सुबह देर तक सोता रहता था। ओके, तो बहुत सिंपल सी पोएम है रेन ऑन द रूफ। अगेन मैं रिकैपिचुलेट कर रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए, कि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और 1 वर्ड या वन नॉट मोर देन 1 सेंटेंस आपको आंसर लिखना होगा, और स्टैंजा में ही बेसिकली आपको सारे आंसर इसके मिल जाते हैं। तो श्योरली यू कैन गेट 4 मार्क्स और फुल मार्क्स। एंड पोएट का नाम आपको लर्न कर लेना है, और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस रीड आउट एक बार कर लेंगे तो आपके अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होते हैं उनकी आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। ओके, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ भी शेयर करना है कि आपको कौन से टॉपिक्स देखना पसंद है, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन शेयर इट विद मी। ओके, टिल देन, बाय बाय।